हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मोटिवेशनल बैंकर में। फ्रेंड्स, बहुत ही जल्दी आपका एग्ज़ाम आने वाला है, आपके सामने एग्ज़ाम है। और ऐसे टाइम पे बहुत बड़ी सिचुएशन हमारे सामने आती है कि हमको क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि जब भी हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हमको दिखता है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है और हमारे पास सिलेबस बहुत बड़ा है। तो सिलेबस में से ज़रूरी नहीं कि हम पूरा सिलेबस हम पढ़ें, पूरा सिलेबस एक एक चैप्टर हम पढ़ें, एक एक बारीकी। पॉसिबल नहीं है, इतना हमारे पास टाइम नहीं होता और बहुत कम टाइम में हमको क्रैक करना है एग्जाम। देखिए, हमको कोई बहुत बड़ा मेरिट लेकर के नहीं आना है, हमको कोई बहुत ज़्यादा स्कोर लेकर के नहीं आना है। हम चाहते हैं कि हमारा पेपर कैसे भी करके ये निकल जाए। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि हमको ये समझना ज़्यादा जरूरी है कि हमारे लिए कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट और कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये पूरा जो वीडियो है, ये जो पूरा टॉपिक है हमारा, उसको डिस्कस करने वाले हैं कि पहले अटेम्प्ट में आप इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का जो पेपर है वो किस प्रकार से बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, और किन चैप्टर्स में हमको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, किन चैप्टर्स को हमको इग्नोर कर सकते हैं जिस पे हमको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिलेबस। जब तक हम सिलेबस नहीं देखेंगे हमको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। देखिए, पूरा जो सिलेबस है आपका, अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का, तो ये 4 मॉड्यूल में डिवाइडेड है। मॉड्यूल 1 जो है वो इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर को डिस्कस करता है। मॉड्यूल बी जो है वो इकोनॉमिक कंसेप्ट से रिलेटेड टू बैंकिंग से रिलेटेड जो इकोनॉमिक कंसेप्ट है उसको फोकस करता है। मॉड्यूल सी जो है वो इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को फोकस करता है। और मॉड्यूल डी जो है वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज की बात करता है। तो ये 4 मॉड्यूल में आपका जो पूरा सिलेबस डिवाइडेड है, और इन मॉड्यूल में है हमको देखना है कि किस मॉड्यूल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, किन चीज़ों को हम बहुत कम टाइम में हम सीख सकते हैं, किस चीज़ों को हमको बहुत ज़्यादा टेक्निकल एस्पेक्ट्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे, कुछ लोग साइंस बैकग्राउंड के होंगे। तो अब जो कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए हो सकता है उनके लिए अकाउंटिंग वाला या इकोनॉमिक्स उन्होंने कहीं ना कहीं पढ़ा है, तो उनके लिए डिमांड सप्लाई या जो भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कंसेप्ट है उन्होंने कहीं ना कहीं पढ़े, तो उनको बड़े इजी लगेंगे। लेकिन जिन लोगों ने कभी इकोनॉमिक्स पढ़ा ही नहीं, उनके लिए तो ये बिल्कुल नया कंसेप्ट है कि सर ये इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीज़ें आ रही, हमको ने तो कभी पढ़ी नहीं, कभी देखी नहीं। तो वो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको ये समझना है कि हमारी प्रिपरेशन कम से कम टाइम में कैसे हो, और हमको इसी पे फोकस करना है। तो अगर अपन बात करें तो देखो फ्रेंड्स, जब भी हम स्टार्ट करें तो कोशिश करें कि फर्स्ट मॉड्यूल आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें कौन कौन से चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट, किन चैप्टर्स पे हमको फोकस करना है उसकी अगर अपन बात करें, तो ये जो पहला आपका मॉड्यूल है ये टोटल 11 यूनिट्स में डिवाइडेड है। टोटल 11 यूनिट्स हैं, जिसमें पहली यूनिट तो ओवरव्यू दे रखा है इंडियन इकोनॉमी का। ये बहुत ज़्यादा डिटेल में हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जब हम बात करें तो बहुत इजी चैप्टर है, आप इसको 2 मिनट से 4 मिनट के अंदर आप इसको चैप्टर को पूरा पढ़ सकते हैं। मुश्किल से मुश्किल आप 5 से 7 मिनट अगर देंगे, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ ये बताएगा कि 3 सेक्टर्स होते हैं, ठीक है, प्लस 2 सेक्टर्स और होते हैं जिसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी और क्वीनरी सेक्टर। 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, और 2 होते हैं क्वाटरनरी और क्वीनरी सेक्टर। इनमें पांचों सेक्टर्स आपको पता होने चाहिए कौन कौन से होते हैं। साथ ही साथ आपको देख एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, सनराइज सेक्टर किसको बोलते हैं, है ना। सनराइज सेक्टर पे क्वेश्चन बनता है। तो ये हमने अगर इतना पढ़ लिया तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक प्लानिंग को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है हमको। हमको समझना है यहाँ पर नीति आयोग। नीति आयोग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग का गठन कब हुआ, कैसे हुआ, कौन इसका चेयरपर्सन कौन होता है, कितने इसके मेंबर्स होते हैं, ये चीज़ें आपको याद रखना इसमें ज़्यादा जरूरी है। तो पहले मॉड्यूल की जब हम बात करें तो एक तो आपका यूनिट 2 जो हो गया वो आपको बहुत अच्छे से समझना है, साथ ही साथ नीति आयोग। अब प्रायोरिटी सेक्टर की अगर हम बात करें तो प्रायोरिटी सेक्टर में एमएसएमई को हमको समझना है, एमएसएमई की लैंडिंग किस प्रकार से की जाती है, और प्रायोरिटी सेक्टर में किन किन चीज़ों को प्रायोरिटी से गवर्नमेंट उसको प्रायोरिटी सेक्टर में लेती है। ये हमको सिर्फ इतना याद रखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करें तो यहाँ पे सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करें तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है आपका सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये हमको समझ में आना बहुत जरूरी है। जब हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, तो यहाँ पर आपको तीनों ही चीज़ें पढ़ लेना चाहिए। जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो हमको एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, हालांकि ये दूसरे यूनिट में दे रखा है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जब हम बात करते हैं यहाँ पर आपको ये तीनों चीज़ें मिलेगी यूनिट नंबर 7 में। तो ग्लोबलाइजेशन अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम ये अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पढ़ेंगे तो हमको जो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन क्या है और इसका क्या इम्पेक्ट है, ये हमको यहीं सीखने को मिल जाएगा।
फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या है और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी किस तरीके से काम करती है, बहुत ज़्यादा डिटेल में हमको नहीं जाना इसमें। इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस ये आपको पढ़ना पड़ेंगे, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, कब कब इनका गठन हुआ, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन किस किस तरीके से काम करते हैं और उनके कितने मेंबर्स होते हैं, क्या उसका ऑब्जेक्टिव्स है, ये हमको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपन देखें और क्या इकोनॉमी फेस कर रही, क्या इश्यूज इकोनॉमी फेस कर रही है, ये भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए ध्यान देने के लायक नहीं है। मतलब अगर अपन बात करें तो एक आपके लिए हो गया सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। नीति आयोग ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उसके बाद प्रायोरिटी सेक्टर में सिर्फ नाम याद रखना है। इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें और सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करें तो क्या होता है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एलपीजी क्या होता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्या है, इसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, जो भी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल, वो कब गठन हुए उनका और क्या क्या उनका रोल है, ये हमको याद रखना जरूरत है। तो पहला यूनिट सबसे पहले आप इसको कवर अप करें और इसको यूनिट को, इस मॉड्यूल को कंप्लीट करने के बाद आप सीधे आ जाए मॉड्यूल नंबर सी पे। मॉड्यूल नंबर सी जो है वो बैंकिंग से रिलेटेड, जो इंडियन फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है उसमें बैंक का क्या रोल है, तो इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर क्या है, अब आप चूंकि आप सभी लोग बैंक में काम कर रहे हैं तो आपको ये आपके लिए बड़ा इजी हो जाता है कि हमको बैंकिंग स्ट्रक्चर के बारे में पता होता है। साथ ही साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट क्या है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट में कौन कौन से सेक्शन में किन किन चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है, थोड़ा सा सेक्शन वाइज हमको कुछ याद रखना होता है। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या है, आईडीबीआई, आईएफसीआई, जो भी इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं। माइक्रो फाइनेंस बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। एनबीएफसी के बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एनबीएफसी क्या है। इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में आपको सिर्फ यहाँ पे कुछ चीज़ें पता करना है, जैसे कि ओम्बड्समैन क्या होता है, ठीक है। ओम्बड्समैन के बारे में आपको पता होना चाहिए ये क्या है, ठीक है। और इंश्योरेंस के क्या स्कीम्स होती है, थोड़ी ओवरव्यू लेना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, ये भी हमको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट, बैंकिंग स्ट्रक्चर में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे हमको इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर को समझना है, साथ ही साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को समझना है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को समझना है, ठीक। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्या क्या हैं। इंश्योरेंस में आपको कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ओम्बड्समैन और उसके जो इंश्योरेंस की स्कीम्स होती है थोड़ी बहुत वो समझना है। और रिफॉर्म्स क्या क्या गए इंडियन इनके जो है बैंकिंग स्ट्रक्चर के क्या क्या रिफॉर्म्स हुए डेवलपमेंट करने के लिए, ये आपकी पहला मॉड्यूल और थर्ड मॉड्यूल जैसे ही आप कवर करेंगे आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक्स कम है और चीज़ें याद रखने वाली ज़्यादा है। ज़्यादा इकोनॉमिक्स, प्योर इकोनॉमिक्स जब हम बात करते हैं तो वो आती है मॉड्यूल नंबर बी में, पर हमने पहले देखा मॉड्यूल ए, फिर हमने तैयारी करी मॉड्यूल सी की, उसके बाद आते हैं मॉड्यूल डी पे। अब मॉड्यूल डी जो है बहुत बड़ा है, जिसमें सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज की बात करते हैं। अब यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट क्या होता है, प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट, जब पहली बार शेयर इशू किए जाते हैं किसी कंपनी के द्वारा तो प्राइमरी मार्केट की बात करते हैं। फिर जब उनको आप सेकेंडरी मार्केट में लेकर के जाते हो जिसमें लोग एक दूसरे से रोज ट्रेडिंग करते, खरीदते बेचते, तो जब हम सेकेंडरी मार्केट की बात करते हैं। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, मनी मार्केट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं और किस तरीके से वो परफॉर्म करते हैं, किस तरीके से उनका यूज़ किया जाता है, उसकी बात करते हैं। कैपिटल मार्केट जहाँ शेयर्स इशू किए जाते हैं, स्टॉक एक्सचेंज की बात करें जो, तो कैपिटल मार्केट इज योर प्राइमरी मार्केट। जो कैपिटल मार्केट में कहाँ कहाँ से फंडिंग हो सकती है, शेयर से, प्रेफरेंस शेयर से, डिवेंचर से, लोन से, कहाँ कहाँ से फंड्स आप अरेंज कर सकते हो। स्टॉक एक्सचेंज में किस तरीके, फिक्स्ड इनकम बॉन्ड्स, ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए नहीं है तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज का मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाता है। इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ मार्केट, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। हाँ, लेकिन मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज क्या होती है, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ डेरिवेटिव मार्केट क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, डेरिवेटिव वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनकी वैल्यू डिराइव करती है किसी अंडरलाइंग असेट से। यानी दो लोगों के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसी असेट को खरीदने और बेचने का, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है वो अपने आप में क्या कहलाता है, डेरिवेटिव कहलाता है। अब ये डेरिवेटिव स्टॉक जो हो सकता है वो स्टॉक मार्केट के थ्रू भी हो सकता है जिसको हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, और आउट ऑफ द स्टॉक मार्केट भी हो सकता है जिसको हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो चार तरह के डेरिवेटिव होते हैं, फ्यूचर, फॉरवर्ड, ऑप्शन और स्वेप। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेरिवेटिव मार्केट का। फैक्टरिंग क्या होती है, फॉरफिटिंग क्या होती है, ये दोनों पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है
ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है। हालांकि ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग पढ़ने की ज़रूरत आपको यहाँ पर नहीं है, मतलब फैक्टरिंग फॉरफिटिंग अगर आपने पढ़ लिया तो आपको ये चीज़ें जो है पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा, और दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो आप पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें। जब बात करते हैं वेंचर कैपिटल, तो वेंचर कैपिटल में 3 लेवल पे फंडिंग होती है ना, सीड फंडिंग और जो जो भी फंडिंग होती है इसमें, वो 3 लेवल पे किस किस लेवल पे फंडिंग की जाती है और उसका एग्जिट पॉलिसी क्या होती है। जब भी वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो वो किस फॉर्म में पैसा इन्वेस्ट करता है, वो या तो एज ए कैपिटल के फॉर्म में पैसा इन्वेस्ट कर सकता है या आपको लोन के फॉर्म में भी पैसा दे सकता है, पर वो अपना पैसा निकालेगा कैसे वापस, उसको बोलते हैं अपने एग्जिट पॉलिसी। तो एग्जिट पॉलिसी पे क्वेश्चन बन सकता है। साथ ही साथ लीज फाइनेंस जब हम पढ़ते हैं तो लीज फाइनेंस में आपको ये हायर परचेस वाला पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना लीज फाइनेंस की बात करते हैं। लीज फाइनेंस में आपको दो तरह की लीज होती है, ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज। ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंशियल लीज। ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंशियल लीज में क्या डिफरेंस होता है ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपने इतना भी पढ़ लिया तो आपका ये टॉपिक कवर हो जाता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या होती है, कितनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, 6 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, और क्रेडिट रेटिंग किस प्रकार से दी जाती है उनके द्वारा, वो देखा जाता है यहाँ पे। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका नहीं बनता है। म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस और पेंशन प्रोडक्ट्स, ये जो तीनों टॉपिक्स है इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पैरा बैंकिंग सर्विसेज जो होती है कि भाई बैंक अपनी बैंकिंग सर्विसेज के अलावा साथ साथ में और क्या क्या सर्विसेज दे रही है, वो आपको सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखना है कि बैंकिंग अदर सर्विस। तो जो चूंकि आप सब बैंक में काम कर रहे हो तो आपको पता है कि बैंक इंश्योरेंस भी करती है, बैंक अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, तो क्या क्या पैरा बैंकिंग सर्विसेज बैंक देती है वो हमको सिर्फ आप एक बार पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएगी। अब ये रीट्स और इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या होता है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या है, तो ये भी कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए नहीं है। तो ये हमने मॉड्यूल पहले ए देखा, फिर देखा सी, फिर देखा डी, और अब हम आते हैं प्योर इकोनॉमिक्स वाले मॉड्यूल पे जो आता है मॉड्यूल बी, मतलब सबसे आखिरी में हम जाते हैं किस पे, मॉड्यूल नंबर बी पे। हालांकि मॉड्यूल बी की इंपॉर्टेंस है लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा हमको कंसेप्चुअली चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो ये प्योर इकोनॉमिक्स के पॉइंट है ना। तो ये सारे इकोनॉमिक कंसेप्ट है जो बैंकिंग से रिलेटेड है। जैसे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, तो ये अपने को बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सप्लाई और डिमांड, तो सप्लाई और डिमांड में आपको दो चीज़ें समझना है कि प्राइस के साथ डिमांड की रिलेशनशिप कैसी होती है ना। देखो प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और प्राइस कम होगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी प्राइस और डिमांड के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसी रहती है, हमेशा इन्वर्स होती है। लेकिन प्राइस और सप्लाई के केस में रिलेशनशिप उल्टी होगी। अगर प्राइस बढ़ेगी तो सप्लायर ज़्यादा सप्लाई करेगा, ज़्यादा प्रोडक्ट मार्केट में बेचेगा, और प्राइस कम होगी तो बोले उसको प्रॉफिट कम हो रहा है तो वो सप्लाई क्या कर देगा, कम। यानी प्राइस और सप्लाई की जो रिलेशनशिप है वो कैसे रहेगी, इन डायरेक्ट रिलेशनशिप रहेगी। प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगा, प्राइस कम होगी तो सप्लाई भी कम होगा। और प्राइस और डिमांड की रिलेशनशिप किस प्रकार से रहेगी, इनवर्स रिलेशनशिप रहेगी, क्योंकि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी और प्राइस कम होगी तो डिमांड जो है बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आपको सप्लाई और डिमांड के फैक्टर्स क्या होते हैं, डिमांड और सप्लाई का मीनिंग क्या होता है, साथ ही साथ उनके रिलेशनशिप कैसे होते हैं प्राइस के साथ। मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन की अगर अपन बात करें, इस चैप्टर को अगर अपन समझे, तो मनी सप्लाई में आपको 4 टर्म याद रखनी है। M1 क्या होता है, M2 क्या होता है, M3 क्या होता है और M4। अगर आपने इतना ही पढ़ लिया, इन चारों के मीनिंग समझ लिए कि M1 M2 M3 और M4 क्या होते हैं, तो आपका ये चैप्टर कवर हो जाएगा। थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट, ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला एक चैप्टर नहीं है। फिर सबसे छोटा सा चैप्टर आता है बिजनेस साइकिल, कि बिजनेस साइकिल कैसे चलती है। बिजनेस साइकिल पहले सर मार्केट बढ़ता है, फिर बूम पे जाता है, फिर रिसेशन आता है, फिर नीचे आता है मार्केट, फिर स्टेग्नेशन पे जाता है, फिर ऊपर बढ़ता है, फिर ये जो मूवमेंट ऑफ मार्केट है। तो ये कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, मुश्किल से 5 से 7 मिनट 10 मिनट में आप इस चैप्टर को रिकवर पूरा पढ़ सकते हो। हाँ, अब एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है आपके पास, मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी। यहाँ पर इन दोनों चैप्टर पे बहुत ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत है कि मॉनेटरी पॉलिसीज़ क्या होती है और फिजिकल पॉलिसीज़ क्या होती है। देखो दो तरह की पॉलिसीज़ होती है। मॉनेटरी पॉलिसीज़ जो है वो कौन बनाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। और फिजिकल पॉलिसी जो बनाती है वो कौन बनाती है, गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट जो प्लान्स बनाती है, 5 ईयर बजट जो बनाती है, कितना कहाँ कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ कहाँ खर्च करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल पॉलिसी। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए, मार्केट में मनी के सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसी बनाती है उसको हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी।
सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट, इसको पढ़ने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, है ना। हालांकि आपको ये पता होना चाहिए जीडीपी क्या होती है और किस प्रकार से आपको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम किस तरीके से कैलकुलेट करती है। तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की 3 मेथड होती है, ठीक है, 3 मेथड्स। एक को बोलते हैं अपन वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडिशन मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। दूसरी होती है आपकी इनकम मेथड और तीसरी होती है एक्सपेंडिचर मेथड। बस इनका केवल ओवरव्यू अगर आप ले लोगे तो आपका ये टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाता है। और यूनियन बजट क्या होता है, कब यूनियन बजट गवर्नमेंट, एक तो यहाँ पे इसकी डेट याद रखना है आपको, ठीक है। डेट क्या है यूनियन बजट डिक्लेयर करने की, कौन डिक्लेयर करता है। पहले रेलवे बजट अलग आता था, अब रेलवे बजट भी साथ में आता है। तो बजट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, कि इस प्रकार से कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं, यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, और कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती है। अगर इतना भी आपने पढ़ लिया तो आपका पूरा टॉपिक यहाँ पे, पूरा सब्जेक्ट आपका कवर हो जाता है। मतलब अब आप यहाँ पे देखते हैं कि आपको सबसे पहले तैयारी करना है मॉड्यूल ए से, फिर मॉड्यूल सी, फिर मॉड्यूल डी और फिर मॉड्यूल बी पे आना है। और क्योंकि मॉड्यूल बी में थोड़े से टेक्निकल कंसेप्ट आते हैं जो प्योर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं, तो उसको हमको पढ़ना पड़ता है। आई होप कि अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो बहुत ही कम टाइम में आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ फ्रेंड्स, आप सब लोग हमारे साथ बने रहे हैं। 28 से हैं हम लोग रेगुलर लाइव क्लासेस लेकर के आ रहे हैं, जो रात को 9 बजे से आपकी क्लासेस रहेगी। उसमें हम कोशिश करेंगे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके 6 दिन में लगातार रेगुलर बेसिस पे क्लासेस है, मंडे से सैटरडे, और संडे को आपका पेपर है। तो कंटिन्यूस हमारे साथ बने रहें, हमारी लाइव क्लासेस को ज्वाइन करके रखें, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में कोशिश करूंगा कि आपको कम से कम टाइम में इतना प्रिपरेशन हम करवा सकें कि आप एक बार में अपने पहले अटेम्प्ट में अपना एग्जाम क्लियर कर सके। आई होप आपको ये सारा वीडियो बड़ा अच्छा लगा होगा। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और हमारे साथ बने रहिए। आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं motivationalbanker.com पे, या प्ले स्टोर में जाकर के मोटिवेशनल बैंकर ऐप को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड विश यू ऑल द बेस्ट।